हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल राघव एजुकेशन। अब में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे रेलवे एनटीपीसी अंडरग्रेजुएट की जो एग्ज़ाम 13 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। उसके लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम पिछले हुई थी, टेक्नीशियन की एग्ज़ाम हुई थी, सेक्शन कंट्रोलर की एग्ज़ाम हुई थी, उनमें आए हुए क्वेश्चन है। तो शुरुआत करते हैं आज का इस सेक्शन। तो वीडियो में एंड तक बना रहना। मैंने क्वेश्चनों का लेवल स्टार्टिंग में ईजी रखा, बाद में हार्ड। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है निम्नलिखित में से बहुलक आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए आपको सारी संख्याओं को नहीं देखना है, ऑक्शन में देखना है कि ऑक्शन में 47 आया तो 47 देखना है पे कितनी बार है, यहाँ पे 1 और 2 बार। तो 47 कितनी बार है, 2 बार। उसके बाद 52 पर नजर जानी चाहिए आपकी, 52 कितनी बार है, एक यहाँ हो गया, एक 2, उसके बाद 3 और 4। तो 52 कितनी बार है, 4 बार। ऐसे ही 44 पे देखेंगे, एक 44 ये हो गया, दूसरा 44 2, 44 हो गया यहाँ पे 2 बार। 50 को देखेंगे तो 50 आपका एक बार ये रहा, इसके बाद एक बार ये रहा और एक लास्ट में। तो 50 हो गया आपके 3 बार। तो बहुलक का मतलब होता है कि जिसमें बारंबारता सारणी में जो नंबर सबसे अधिक बार आया वही आपका बहुलक होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 52 यहाँ पे 4 बार आया है। सारे क्वेश्चनों को नहीं देखना, ऑप्शन पे डालनी है। ऑप्शन में जो सबसे अधिक बार आएगा वही आपका बहुलक होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, शानदार क्वेश्चन। एक बार आप मेरे साथ साथ इन क्वेश्चनों को लगाते चलिए, वीडियो को पॉज कर लिया करो, उसके बाद अपनी तरफ से इन क्वेश्चनों को लगा करो, फिर सॉल्यूशन अपना देखा करो, फिर मुझसे मिलाया करो। यहाँ बोला वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1456 में जोड़ा जाना चाहिए ताकि वह 6 और 6, 5, 4 से बिना शेषफल छोड़े विभाज्य हो जाए। मतलब आपको 6, 5, 4 से भाग देने पर 1456 में भाग देना है और वो संख्या जोड़नी है जिससे कि यह पूरी बार विभाजित हो जाए बिना शेषफल छोड़े। तो अपन क्या करते हैं, इनका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम निकालने के बाद इस संख्या में भाग देते हैं, भाग देने के बाद जो बचता है उसको जोड़ देते हैं। तो उससे पहले आप एक बार ऑप्शन पर नजर डाल दिया करो कि आपके ऑप्शन क्या दिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे देखिए 6 है और 5 है। 5 का यदि अपन किसी संख्या में भाग देंगे तो लास्ट डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। अब इन ऑप्शन में से अपन क्या जोड़े कि लास्ट डिजिट 5 हो जाए। 61 में देखो 1 है, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7 आएगा। तो ये ऑप्शन होगा नहीं अपना। 6 जोड़ेंगे तो देखिए 12 आएगा, 2 आएगा तो 5 से विभाजित होगा नहीं। 6 जोड़ेंगे तो ये तीनों ऑप्शन आपके क्रॉस हो गए, बच गया ऑप्शन नंबर सी। अब अपन 44 ऐड करेंगे तो लास्ट में अपन के 0 आ गया। ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि 5 से विभाजित तभी होगा जब लास्ट में 0 या 5 हो। बाकी सब नंबर सम है तो लास्ट डिजिट सम 0 से मिल ही गया आपको। तो इस तरीके से आप बिना एलसीएम निकाल के भी टाइम बर्बाद करके ऑप्शन पर नज़र डाल लिया करो। ऑप्शन से थोड़ी हिंट मिल जाती है आपको। बस ये रूल आना चाहिए कि 5 का भाग देंगे तो लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 0, 5, 6 में क्या ऐड करेंगे, 0, 5 हो जाए 4 ऐड करने पर, या फिर अपन 9 ऐड करते तो 5 होता। 9 ऑप्शन में है नहीं है, 4 अपन को मिल गया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को भी अपनी तरफ से बना के देखिए एक बार कि ए और बी का मासिक वेतन दे रखा है 5:4 तथा ए और बी के वेतन को क्रमशः 20%, 10% वृद्धि की जाती है। तो नया अनुपात बताना है। आपके ए का मासिक वेतन बी के मासिक वेतन का रेशो क्या दे रखा है, 5:4। उसके बाद बोला ए के वेतन में 20% वृद्धि। ए के वेतन में अपन क्या करेंगे, 20% वृद्धि करेंगे और बी के वेतन में 10% वृद्धि करेंगे। पहला वेतन 100 का था, 20% वृद्धि की तो ये 120 का हो गया, तो अपन 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा वेतन मान लो बी का वेतन 100 था, 10% इसमें वृद्धि हुई तो कितना हो गया, 110%, तो अपन 110 से मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में 0 से 0 चली जाएगी, 4 से कट जाएगा 3 बार, ये 5 या 15, यहाँ नीचे आ गया 11। तो 15:11 डायरेक्ट इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, जैसे कि ए और बी का मासिक वेतन मान लेते हैं 5:4 है। रेशो में किसी भी संख्या से गुणा करो, बस जोड़ो मत, गुणा करो या भाग दो कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि हम इस रेशो को 50 मान लेते हैं, इसको 40 मान लेते हैं, 50 में यदि अपन 20% की वृद्धि करेंगे, 50 का 20%, 2 0 से 2 0 चल जाएगी, 5 दूनी का 10, यानी कि 20% की वृद्धि करेंगे तो ये आपके 60 बन जाएगा। ऐसे ही बी के वेतन में 10% वृद्धि करेंगे तो ये आपके 4/44 हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 4 से काटेंगे 11,
4 से काटेंगे 1 बच गया तो 4 पंजो 20। तो यहाँ से भी आपको 15:11 ही मिलेगा आंसर। दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए, आपको जो तरीका बेटर लगे आप उससे जा सकते हो। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4। ये सारे क्वेश्चन आपके टेक्नीशियन हुआ है, रेलवे सेक्शन कंट्रोलर की एग्जाम हुई थी, एनटीपीसी की एग्जाम हुई थी, उन सब में आए हुए हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो बस सॉल्यूशन देखते चलिए। और यदि आपको क्वेश्चन आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आते तो एक बार तरीका जरूर आजमाए जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है यदि चाय की 2 किस्म ए और बी को क्रमशः 180, 220, 240 प्रति किग्रा की दर से 2:3 के अनुपात में मिलाई जाती है। देखिए चाय की 2 किस्म थी, ए और बी। ए की रेट क्या थी? ए की चाय थी 180 रुपये किलो, बी की कितनी थी? 240 रुपये किलो। इनको 2:3 के अनुपात में मिलाना है। किस में मिलाना है? 2:3 के अनुपात में। मिश्रित चाय को यदि 230 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचे तो लाभ प्रतिशत बताना है आपको। तो 180 रुपये किलो की 2 किलो चाय हो गई कितने की? 18×2 = 36, 360 की। 240 की रेट से 3 किलो चाय कितने की हो गई? 0, 4 × 12, 3×2 = 6, 7, 720 रुपये की। इन दोनों को अपन मिलाएंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 2 8, 7 और 3 10, 1080। रेशो क्या है आपका? 2:3। इनको जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। तो 5 का अपन भाग देंगे, 5 दूनी 10, 5 5 6 30, 216 निकल के आया। इन दोनों को मिलाने के 216 निकला। अब 216 रुपये की चाय को अपन 230 रुपये में बेचते हैं तो अपन को लाभ कितने का हुआ? लाभ हुआ अपन को 14 रुपये का। इसी को परसेंटेज में जानने के लिए क्या करेंगे? 14 इस पर लाभ 216 पर, परसेंटेज जानने के 100 से गुणा कर देंगे, 2 से काट लेंगे 7 बार, तो 108 बार चला जाएगा। अब 108 का भाग देना है आपको 700 में। तो यहाँ से ऑप्शन देखिए 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 बन जाएगा। यहाँ पे सब में 8, तो आपके 8 ऑप्शन तो होगा नहीं, बचिएगा 6। 6 से भाग देंगे तो 8 6 48 आ गया। ये आपके 6 2 52। उसके बाद दे रखा है 0.02, तो ये ऑप्शन होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। समथिंग 4 बार चला जाएगा, आगे निकालने की जरूरत नहीं है। 6.48 आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन को जल्दी निकाल पाओगे। तरीका अच्छा लग रहा हो तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। एक बार खुद से बनाने का ट्राई करिए हर क्वेश्चन को, इससे आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। इस क्वेश्चन में बोला है यदि एक संख्या दी है आपको 62A4, ये क्या है? 4 से विभाजित है। तो ए का न्यूनतम मान बताना आपको। ए का न्यूनतम मान क्या होगा? तो हमें 4 का रूल पता है, लास्ट के 2 डिजिट होते हैं, वो यदि 4 से विभाजित है तो पूरी संख्या क्या है? 4 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर अपन जब 4 का भाग देंगे तो 4 से दोनों कट चले तो जाएंगे। यदि एक ही जगह अपन ऐसा क्या रखे, और क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम पूछा है, तो न्यूनतम जानने के लिए सबसे पहले अपन 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 2 से, फिर 3 से। तो एक बात ध्यान रखना, अपन 0 भी स्टार्टिंग में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अपन 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 4, लास्ट के 2 डिजिट 0 से 4 से विभाजित होंगे भाग रूल के हिसाब से। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में भी आपका राइट आंसर। 2 लेते हो तो चॉइस भी लास्ट के 2 डिजिट 4 से विभाजित है, लेकिन न्यूनतम पूछा है आपसे क्वेश्चन में, ना कि अधिकतम। तो 6204 को अपन 4 से विभाजित करेंगे तो 4 से चला जाएगा एक बार, ये 5 बार, ये 4 बार, ये 1 बार। तो क्वेश्चन में आपसे न्यूनतम पूछा था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, सर्ट्स एंड इंडिसेस का शानदार क्वेश्चन। क्वेश्चन में आपको बोला है 3 2a - के b बराबर a + के b बराबर क्या दे रखा है? 27 पर रूट। अब इस 27 को अपन लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 27 होता है। इस पर क्या है? रूट, और रूट का साइन होता है अपना 1/2, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता, 3 का क्यूब होगा, 3 का क्यूब होता है 27, और रूट का साइन होता है 1/2, तो ऊपर से मल्टीप्लाई होगा 1/2 से। तो ये निकल के आ जाएगा आपका 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/2। 3 की पावर क्या हो गई? 3/2। अब आधार सबके समान हो गए। जब भी क्वेश्चन में मान लीजिए 2 पे घात x पे घात 4 आए गुणा x पे घात 2 आए, आधार समान होता है तो घाते गुणा में होती है तो जुड़ जाती है, तो ये आपकी x पे घात 6 हो जाएगी। यदि आधार समान हो और भाग का चिन्ह हो तो हमेशा घाते घट जाती है। ये चीज़ सबको ध्यान है। ऐसे यहाँ पे आधार समान है, लेकिन यहाँ पे गुणा और माइनस का चिन्ह नहीं दिया है, तो नीचे की संख्या सारी हट जाएगी। अब आपके बचिएगा 2a - के b बराबर a + के b
बराबर 27 को लिख लिया अपन ने 3 की पावर 3/2, तो 3 हट जाएगा तो 3/2। अब ये संख्या आपको आपस में बराबर दे रखी है, मतलब ये संख्या इससे इसके साथ बराबर है और ये वाली संख्या इसके साथ बराबर है, तो इनको बराबर कीजिए। पहले इन दोनों को देखते हैं। आपको दे रखा 2a - b बराबर a + के b। यहाँ से a उठ के उधर आ जाएगा, तो यहाँ से 2a - के a बराबर b उठ के उधर b के पास चला जाएगा, तो b + के b। यहाँ से 2a में से a चला जाएगा तो a बच गया, a बराबर ये आपके 2b हो गए। अब b को यहीं रहने देंगे, a के नीचे डाल देंगे 2 को, 2 उठ के भाग में चल जाएगा, तो b का मान निकल के आएगा कितना, a/2। अब इसके बाद इन दोनों को बराबर करेंगे, तो यहाँ पे आपके बोल रखा है a + के b बराबर 3/2। तो अपन का b का मान कितना दे रखा है, यहाँ b का मान जो आया a/2, यहाँ b के मान की जगह डाल देंगे, तो a + के b का मान आया a/2 बराबर 3/2। अब यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे, 1 आ जाएगा। अब नीचे 2 लिया तो 2a + के a बराबर 3/2। नीचे 2 से 2 कट हो जाएगा। अब आपके बच गया 3a बराबर 3। तब a का मान क्या निकला, a बराबर 3/3 यानी कि 1। तो b का मान निकला आपका, फिर उसके बाद a का मान निकला आपका 1। तो आपसे क्वेश्चन में क्या बोला है, b का मान निकला था 1/2। अब आपसे क्वेश्चन में क्या बोला, b का मान बताइए। तो a की जगह अपन जो a का मान आया वह b के मान में रख देंगे अपन a का मान, तो आपका b का मान क्या निकल के आएगा, तो यहाँ से b का मान निकल के आएगा b बराबर a की जगह 1 रख देंगे 1/2। ये मान निकल के आया। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। जिस किसी के समझ में नहीं आया एक बार सॉल्यूशन दोबारा से देख लेना। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, सबसे पहले अपन ने b का मान निकाला। आपस में बता रखा है कि ये संख्या आपस में एक दूसरे से बराबर होंगी, तो पहले बराबर इन दोनों संख्याओं को लिया, आपस में बराबर किया, फिर बाद में इन दोनों संख्याओं को लिया और आपस में बराबर यहाँ पे किया। तो एक बार वीडियो को बैक करके आप जरूर देख लेना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हर कोई जानता होगा। जब भी आपको रेशो a/b बराबर में c/d दे रखा है तो अंदर वाली संख्या गुणा हो जाती है, बाहर वाली संख्या गुणा हो जाती है। ऐसे यहाँ पे अंदर वाली संख्या गुणा हो जाएगी, बाहर वाली संख्या गुणा हो जाएगी। तो 8x बराबर 12 × 20, 8x बराबर 12 × x। x का मान निकालेंगे तो 12 × 20/8 हो गया। 4 से काट देंगे 2 बार, ये 5 बार, अब 5 से कट जाएगा ये 6 बार। 6 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो x का मान निकल के आया 30। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो गया। यही लेवल रहेगा आपके अंडर ग्रेजुएट की जो एग्जाम लगेगी आपकी, उसमें एग्जामिनर का, क्योंकि हार्ड क्वेश्चन इतने भी हार्ड नहीं आएंगे, बस करने का तरीका आना चाहिए आपको। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें बोला है दो संख्याओं का मैसे दे रखा है आपको 7 और लैसे दे रखा है आपको 84। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो दो संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करने के सूत्र क्या होता है, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या, ऐसे मान लीजिए फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या, बराबर में क्या होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ। सभी को याद है। पहली संख्या आपको दे रखी है 21, दूसरी मान लेते हैं x है। एलसीएम आपको 84 दे रखा है, एचसीएफ दे रखा है आपको 7। तो यहाँ से दूसरी संख्या निकल के आ जाएगी 84 × 7/21। 21 का भाग देंगे 4 बार चला जाएगा, 7 चौक 28। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन था। ये सारी चीज़ सबको आती होगी। अगर इतना भी नहीं आता तो आपको एलसीएम एचसीएफ की मेरी एक वीडियो है, उस पर जाकर देख लीजिए। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं 120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में, एक परीक्षा हो रही है 120 नंबर की है। बी को क्या मिले 50 अंक प्राप्त हुए, जबकि ए को 80 अंक प्राप्त हुए। अब आगे क्वेश्चन में बोला है लैंग्वेज को समझिए। ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक है। पूर्णांक दे रखा है आपको कितना 120। बी को कितने अंक मिले 50 अंक मिले। ए को कितने अंक मिले 80 अंक मिले। ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक है। तो ए के अंकों का जिसके नीचे का, जिसके साथ का आए तो वो संख्या हमेशा नीचे जाती है। कि ए के अंकों का, ए के अंक कितने 80, ए के अंकों का कितना प्रतिशत बी के अंक है। बी के अंक कितने 50। इसे परसेंटेज में जानने के लिए अपन 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0 से 0 चली जाएगी। 1/8 का मान अपन कितना होता है परसेंटेज में 12.5। आपको करना है 5 गुना, तो इसका 5 गुना कर देंगे। 5 से 5 25, 12 × 5 = 60 और 2 62।
तो 62.5% इसका आंसर निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। प्रतिशत कैसे निकालते हैं अपन? परसेंटेज, जो पार्ट होता है, कितना पार्ट, किसका, होल पार्ट का, मतलब पूरे पार्ट का कितना प्रतिशत है, इनटू 100 करते हैं। तो नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन था। हमेशा ध्यान रखिए, एक के अंकों का जिसके साथ का आए उस संख्या को नीचे रखना है, जिसके बारे में पूछे उसको ऊपर रख के परसेंटेज बनाने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, परसेंटेज वैल्यू निकल के आ जाएगी। या फिर आप 500/8 कर लीजिए, ये काट देंगे, 2 से काट देंगे तो आधा हो जाएगा 250, 8 कट जाएगा 4 बार। अब भी आधा कर लीजिए, 250 को आधा, पहले 200 को आधा कीजिए, आप 100 हो जाएगा। 50 का आधा करोगे तो 125 हो जाएगा। 2 का आधा करोगे तो 4 का आधा करोगे 2 हो जाएगा। 2 का भाग दीजिए, अब 6 बार चल जाएगा, फिर 2 दूनी का 4, बच गया 1, पॉइंट लगा के 2, 5, 10। तो ए के अंकों का कितना प्रतिशत है? 62.5। बी के जो अंक है ए के अंकों के 62.5% अधिक है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10। एक बेलनाकार टंकी की धारिता 55,440 सेंटीमीटर पे क्यूब है। यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो टंकी के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान यूज करना है आपको 22/7। तो ये CM पे घात पावर 3 आ रही है। पहले तो इनको समझ लेते हैं आप कि ये क्या होता है। CM पे पावर 3 ये क्या है? ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे दे रखिए आपको CM पे पावर 2। इसको तो जानते हैं आप, स्क्वायर होता है। इसका मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर यानी कि 1 सेंटीमीटर पे यदि क्यूब आता है तो इसका मतलब है 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर। इस 3 का मतलब ये होता है, समझ लीजिए आप, 3 का मतलब ये होता है कि लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। जैसे मान लेते हैं किसी डब्बे का आयतन दे रखा है आपको, एक डब्बा उसका आयतन दे रखा है, लंबाई उसकी 2 दे रखी है, चौड़ाई उसकी 3 दे रखी है और ऊंचाई उसकी 4 दे रखी है। और डब्बे का आयतन पूछ लिया आपसे, आयतन यानी कि वॉल्यूम या आयतन, इसका होता है L इंटू बी इंटू एच, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 4, 4 3 12, 12 3 24। अभी 24 CM पे पावर 3 आएगा तो CM पे पावर 3 बताता है इसका आयतन क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। जब भी CM स्क्वायर आए इसका मतलब होता है क्षेत्रफल। तो ये इसका क्या दे रखा है? आयतन दे रखा है आपको। बेलन की टंकी की धारिता इतनी है तो बेल टंकी का आयतन दे रखा है आपको। तो ये तो थी कुछ नॉर्मल सी बेसिक बातें जो आप किसी सबको आती होगी, अगर नहीं आती तो मैंने आपको एक बार बता दी। अब क्वेश्चन पे चलते हैं अपन कि बेलन की टंकी की धारिता दे रखी है आपको 55,440, यानी बेलन का वॉल्यूम दे रखा है आपको। बेलन का वॉल्यूम दे रखा है, वॉल्यूम बराबर क्या होता है आपका πr²h। ये कितना दे रखा है आपको वॉल्यूम? 55,440। इसके आधार की त्रिज्या, त्रिज्या होती है आपकी r, त्रिज्या यानी कि r बराबर क्या 14 सेंटीमीटर। पाई का मान दे रखा है आपको, पाई बराबर 22/7। तो हमें बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आगे टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि टंकी कैसी है? बेलनाकार। तो बेलन का टंकी कैसी है? बेलनाकार है। बेलनाकार बोल रहे हैं, यहाँ पर टंकी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया निकालना है अपन को। तो उसके लिए अपन को सबसे पहले ऊंचाई ज्ञात करनी है। पहले हम क्या करेंगे? ऊंचाई यानी कि h निकालेंगे, h ज्ञात करेंगे। h ज्ञात करने के लिए हमें जो वैल्यू दे रखी है उसे हम सूत्र में रख देंगे तो हमारा h निकल के आ जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी है? वॉल्यूम दे रखा, देखिए वॉल्यूम V बराबर, यहाँ पर सूत्र है V बराबर πr²h। V दे रखा, वॉल्यूम दे रखा आपको 55,440। पाई का मान कितना दे रखा है? 22/7। r यानी कि त्रिज्या हो गई आपकी, कितनी दे रखी है? 14 इंटू 14 इंटू 14। h का मान निकालना है तो h को ऐसे ही रहने देंगे। अब यहाँ से h निकल के आ जाएगा अपन का। अब बस आपस में काटेंगे तो 7 से चला जाएगा 14 2 बार। अब ये जो 22 गुणा 2 गुणा 14 ये पूरी वैल्यू h के साथ रहेगी, तो h निकालेंगे तो ये पूरी वैल्यू 55,440 के नीचे चली जाएगी। कौन कौन सी? 22 इंटू 2 इंटू 14 बराबर h। 7 से काट लेंगे 2 बार, 7 से इसको काटेंगे, 7 से काटेंगे इसको 2 बार, 7 से काटेंगे। फिर 7 से काटने से अच्छा तो पहले आपको दिख रहा है 55 44 है तो आप 11 से काट लीजिए। 11 से काटेंगे इसको 2 बार, 11 से चल जाएगा 5 बार, भाग 2 टी ऊपर और ये 4 बार है 0। अब 7 से काट लीजिए, 7 दूनी का 14, 7 से 7 49, 1 बच गया, 7 दूनी का 14 और 720।
अब 720 को अपन दो दो, अब नीचे एक दो ये रहा, दो दूनी चार, चार से काटेंगे तो 4 एकम 4, एक बार 8 बार चल जाएगा 32, 180। अब इस 2 से काटेंगे तो 90 बार। इस तरीके से आसान तरीके से आपको क्वेश्चन काटना है। तो h का मान यहाँ कितना निकल के आया, 90। अब बेलन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का 2 पाई आर, आर प्लस के एच। यहाँ पे अपन को सबके मान मिल गए, 2 इंटू पाई यानी 22/7, आर का मान आपको त्रिज्या दे रखी 14 इंटू 14 कोष्टक में 14 प्लस के एच का मान कितना निकल के आया पर 90। बस इसे सॉल्व करना, ये चला जाएगा 14 दो बार, तो यहाँ पे 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88 निकल के आ गए इंटू 90 में 10 ऐड करेंगे 100, यानी कि ये आपके 104 हो गई, 104। अब इसको फास्ट गुणा करना है आपको, तो किस तरीके से करना है एक बार देख लीजिए। 104 इंटू 88 करेंगे तो पहले हम 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से 4 को 32 और ये आपके 8 आ गया। अब अपन 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी आपके 832 आ गई। इनको जोड़ देंगे तो 2 3 और 2 5, 8 और 3 11, 8 और 1 9। ये आपका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि अब ये निकल रहा क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। सारी चीज़ें मैंने बारीकी से एक एक आपको बता दी, किस तरीके से हमने पहले बेलन का वॉल्यूम निकाला। अपने वॉल्यूम का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ से अपन को एच का मान मिला, एच का मान निकालने के संपूर्ण बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए अपन ने, गुणा करने का तरीका बता दिया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। इस क्वेश्चन को मैं एक बार तरीके से समझ देता हूँ। इस क्वेश्चन में बोला है 2 सही 1/2 प्लस 1 सही 3/4 माइनस 1 सही 1/4। इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपन बाहर के मानों को अलग करते हैं, 2 1 और 1, 1 में से 1 चले जाएंगे 2, ये 2 बच गए साइड में। अब आपके बच गए 1/2 प्लस 3/4 माइनस 1/4। तो या तो आप प्लस प्लस को पहले इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर एक साथ कर लीजिए। 4 एलसीएम ले लेंगे, 2 से 2, यहाँ पे 3 माइनस के 1, तो आपके यही है प्लस। अब इनको देखते हैं, 3 में से 1 गए तो 2, 2 और 2 4, 4 में 4 का भाग जाएगा तो 1 बचेंगे, तो टोटल आपके निकल के आएगा 3। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। नॉर्मल से बेसिक क्वेश्चन था, बस करने का तरीका आना चाहिए। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से कर सकते हो, जैसे मिश्र भिन्न है, मिश्र भिन्न को नॉर्मल फ्रैक्शन में मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदलते हैं। 2 दूनी 4, 5/2 प्लस 4 एकम 4, 4 और 3 7/4 माइनस 4, 4 और 1 5/4। यहाँ से अपन एलसीएम लेंगे, 4 आया तो यानी कि 10 माइनस 7 माइनस के 5, सॉरी ये प्लस का चिन्ह है, तो 7 में से 5 गए तो 2 बच गए, 12/4 निकल गया। 4 का भाग देंगे 12 में 3 बार। इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो। यहाँ से भी आपको सेम आंसर मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो गया। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12। पाइप ए कैन फिल ए टैंक इन 10 आवर्स, पाइप बी कैन फिल इन 12 आवर्स एंड पाइप सी कैन एम्प्टी इन 15 आवर्स। कि किसी टंकी में पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी है उस टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उस टंकी को खाली कर रहा है। ये बात ध्यान रखना, कौन सा पाइप भर रहा है, कौन सा खाली कर रहा है। सी क्या कर रहा है, 15 घंटे में खाली कर रहा है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। खोलने से पहले इनका अपन एलसीएम ले लेंगे। 60 आया, ये 6 बार, सॉरी ये 12, ये 5 बार, और 15 चौको 60 ये बार। बस ये ध्यान रखना, सी एम्प्टी कर रहा है, बाकी सब भर रहे हैं। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया। 4 घंटे बाद बी को बंद करा, यानी कि 4 घंटे तक तो चालू रखे हैं। अपन से यहाँ पे अपन को टैंक की क्षमता मिल गई 60, इनकी एफिशिएंसी सबकी निकल के आ गई ए बी सी की। अब यहाँ पे देखिए सी खाली कर रहा है और ए और बी भर रहे हैं, यानी कि 6 और 5 11, 11 भरेंगे, 4 पार्ट क्या होगा खाली। 1 घंटे का कार्य निकल के आएगा, 7 यूनिट भाग भरेगा। 1 घंटे में 7 यूनिट भाग भरेगा, क्योंकि 4 तो खाली होगा, 6 और 5 11, ये 2 ए और बी टंकी को भरेंगे। तो 4 घंटे तक, 4 घंटे बाद बी को बंद करा, यानी कि 4 घंटे तक 7 की एफिशिएंसी से टंकी में पानी जाता रहा, यानी कि 7 चौको 28 पार्ट क्या हो गया, भर गया। बचा कितना पार्ट, बचा आपका 60 में से अपन 28 माइनस कर देंगे तो 32 पार्ट बच गया। टंकी का 32 पार्ट बच गया। टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, तो समय जानने के लिए आप ये चीज़ ध्यान रखिए, 4 घंटे तक तो सबने काम किया, तो इसको रख देते हैं साइड में 4 घंटे। 4 तो सबने काम किया, बच गया 32, 32 को भरने के लिए बी तो आपका चला जाएगा,
कौन चला जाएगा, बी को बंद कर दिया, बी चला गया। अब भरेंगे ए और सी, तो ए भरेगा 6 यूनिट, सी बक्का खाली करेगा 4 यूनिट, यानी कि 1 घंटे में कितना यूनिट पानी भरेगा, 2 यूनिट। तो ए और सी मिलकर 2 की कैपेसिटी से टंकी को भरने में कितना टाइम लेंगे, 16 घंटे। 4 घंटे पहले हो गए, 16 घंटे इतने, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा। कुल ध्यान रखना है, आपको 16 ऑप्शन नहीं कर देना है क्योंकि गलत आंसर हो जाएगा। टंकी को भरने में आपके 20 घंटे लगेंगे। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। कि यहाँ पे ए और सी ने भरी है 16 घंटे और तीनों ने मिलकर 2 घंटे, तीनों ने मिलकर 4 घंटे पहले भरी थी। यहाँ पे ए बी सी ने तीनों ने मिलकर 4 घंटे भरी है। यहाँ ए और सी ने बी को बंद कर दिया था, टोटल टाइम लगा था इतना। क्वेश्चन में पूछता कि कितनी देर बाद टंकी भर जाएगी, तो अपना आंसर 16 होता। अब क्वेश्चन में बोला है टंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, कुल तो 4 घंटे पहले लगे थे, 16 घंटे बाद में, यानी कि 20 घंटे लगे टोटल। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ए नहीं होगा। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चनों को एक बार अपनी तरफ से बना के देखना। किसी के समझ में नहीं आ रहा वीडियो तो बैक जाके एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आए हुए आपके। 72 किलोमीटर की चाल से एक ट्रेन उसी दिशा में 36 किलोमीटर की चाल से चल रही 180 मीटर लंबी ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 ट्रेन जा रही है, एक चल रही है आपकी 72 किलोमीटर प्रति आवर से और उसी दिशा में एक दूसरी ट्रेन चल रही है 36 किलोमीटर प्रति आवर। 180 मीटर लंबी दूसरी ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 180 मीटर, यानी कि जब ट्रेन दोनों समान दिशा में जा रही है तो सापेक्ष चाल क्या होगी, 72 में से 36 माइनस कर देंगे तो आपके 36 चाल बची। यानी कि एक ट्रेन की स्पीड, यानी कि ट्रेन ये ए मान लो, ये बी मान लो, इसकी स्पीड से 36 किलोमीटर ज़्यादा है। 36 किलोमीटर की स्पीड से एक ट्रेन की लंबाई दे रखी है आपको 180 मीटर, दूसरी ट्रेन की मान लेते हैं एक्स होगी। एक्स के चाल से कितने समय में पार कर रही है, 27 सेकंड में। अब आप जब भी आपके यहाँ पे सेकंड आए, सेकंड, तो ये समझ लीजिए ये मीटर में ऊपर की वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू भी मीटर प्रति सेकंड में होगी। 36 आपके क्या है, 36 आपके किलोमीटर प्रति हावर्स है। इसको मीटर प्रति सेकंड में बताने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे। 18 दूनी 36 और 5 दूनी का 10, तो 10 मीटर प्रति सेकंड यहाँ पे स्पीड निकल के आई। तो 180 प्लस के x बटे 10 बराबर 27। 10 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 180 प्लस के x बराबर 270। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई निकल के आ जाएगी 270 में से अपन 180 माइनस करेंगे, x बराबर क्या निकल के आएगा 0, यहाँ पे 9। 90 मीटर दूसरी ट्रेन की लंबाई निकल के आई। यही आपसे क्वेश्चन पूछा था। तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई 90 मीटर है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। इसके बाद आगे इसमें क्वेश्चन में आपसे मान लो कुछ भी पूछे तो अपन को सारे ट्रेन की, ए ट्रेन की भी स्पीड दे रखी है आपको, बी ट्रेन की भी स्पीड दे रखी है और दोनों की आपको लंबाई मिल गई। एक ट्रेन की लंबाई आपको 180 मिल गई, एक ट्रेन की आपको 90 मिल गई। इसके आगे क्वेश्चन कुछ भी ले जाता है एग्जामिनर तो आप आराम से बना पाओगे। तो ये होता है तरीका ट्रेन की लंबाई निकालने का। और जब भी समान दिशा में चलती है तो धीरे चलने वाली ट्रेन तो पीछे रह जाएगी, तेज चलने वाली ट्रेन ही आगे जाएगी और हमेशा दूसरी ट्रेन की लंबाई ही आएगी, क्योंकि तेज चलने वाली ट्रेन वो खुद की लंबाई भी पार करेगी और जो धीमी ट्रेन चल रही है उसकी लंबाई भी पार करेगी। तो ये सब बेसिक बातें ट्रेन चैप्टर में समझाएंगे। चलते हैं किसी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14। आपको समझाते वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे जिनको मैं अगले पार्ट में डाल दूंगा। तो मैंने अब तक 7 से 8 NTPC के पेपर करवा दिए हैं। सारे क्वेश्चन एक बार आप अपनी तरफ से लगा के देखना, हर एक वीडियो को देखना। 7 से 8 वीडियो में आपकी जो एग्ज़ाम आ रही है उनसे रिलेवेंट सारे वीडियो है, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं। इनसे बाहर कुछ नहीं आने वाला, सिर्फ डाटा चेंज होगा, पैटर्न ये रहेगा, लेवल ये रहेगा। इस क्वेश्चन में क्या हुआ, किसी विद्यार्थी ने परीक्षा में पूर्णांक 91% अंक प्राप्त किए, 187 अंक से उत्तीर्ण हुआ, जबकि दूसरी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किए, 60.5 से अनुत्तीर्ण रहे। ऐसे क्वेश्चन जब भी आए कि इतने परसेंट अंक प्राप्त किए, इतने से फेल हो गया, तो आपको कुछ नहीं करना, परसेंट लिखने। 91% अंक प्राप्त किए, 187 अंक से क्या हो गया, पास हो गया। दूसरे ने क्या किया, 36% अंक प्राप्त किए, 60.5 से फेल हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको करने के लिए क्या करेंगे, एक नोट बना लीजिए कि प्रतिशत का तो आपको अंतर लेना है और अंकों का
योग करना है। ये लाइन आप कहीं पे लिख लीजिए कि जब भी इतने अंक आए इतने से फैल रहा, इतने अंक आए इतनों से पास रहा, परसेंटेज में पूछे तो आप क्या कर देंगे, परसेंटेज का तो अंतर लेंगे। यहाँ पे परसेंटेज का अंतर देखेंगे, यहाँ पे 11 में से 6 गए तो 5, 4, 55% आ गए। और अंकों का क्या करेंगे, हमेशा योग करेंगे, चाहे कोई फेल हो रहा हो चाहे पास हो रहा, इनको जोड़ेंगे तो 5 आपके साथ आ गया, 6 5 14, 247.5। अब इसको काटेंगे, 11 से काटेंगे ये 5 बार, 11 से काटेंगे 11 दूनी 22, 2, फिर 2 बार 11 दूनी 22, फिर 5 बच गए, 11 पंजो 55। अब 5 से काटेंगे 4 बार 20 बार 25। एक अंक छोड़ के पॉइंट है, तो 1% किसके बराबर है, 4.5 के, तो 100%, 4.5 इंटू 100 करेंगे तो अपन 100% की वैल्यू निकल के आई 450। यानी कि परीक्षा में पूर्णांक कितने चाहिए थे आपको, 450। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15। रमेश ने अपने खाते में 24,000 जमा करता है, जिस पर 12% वार्षिक दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित ब्याज प्राप्त होता है। 6 महीने बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए। तो पहले तो आप ये वर्ड जो आपको दिख रहा है त्रैमासिक रूप से संयोजित, इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब होता है एक वर्ष में त्रैमासिक रूप से, एक वर्ष में कितने, 4 बार का मतलब होता है एक वर्ष में 4 बार ब्याज लगेगा। एक वर्ष में 4 बार ब्याज लगेगा तो प्रति तिमाही ब्याज कितना हो जाएगा, 12 महीने होते हैं, 4 बार ब्याज लगेगा तो 12% की दर से 4 बार ब्याज लगेगा तो हर महीने का ब्याज निकल के आएगा प्रति महीने 3%। अब क्वेश्चन में आपसे 6 महीने बाद पूछा है, तो 6 महीने बराबर कितने हो जाएंगे आपके, 2 तिमाही। तो बस 24,000 रुपये की राशि है आपकी। 2 बार आपको इंटरेस्ट देना है, 100 से कितना, 3%। अब ब्याज आपका एक 12% नहीं रहा, 3%, 3% बढ़ेंगे तो 103% हो जाएगा। तो डायरेक्ट आप इसका 3% निकालिए, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगी, तो 3472। यानी कि पहली साल तो आपको 720 रुपये का ब्याज मिलेगा। इसको ऐड करेंगे 24,000 में तो आपके 24,720 आ गया। अब इसका आप डायरेक्ट 3% निकालिए, 3% निकालेंगे इसका 3/100, तो यहाँ से डायरेक्ट निकल जाएगा 3 दूनी 6, 7 तिया 21, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल की 1, 3 दूनी 6 और 1 7, नीचे 10 है तो 1 पॉइंट छोड़ के 0। तो पहले महीने का ब्याज ये निकल के आ गया, दूसरे महीने का ब्याज ये निकल के आ गया। तो महीने बाद खाते में कुल राशि कितनी होगी, तो पहले महीने का ब्याज तो 720 था, इस 720 अपन ने इसमें ऐड किए, दूसरे महीने का ब्याज इतना था, तो खाते में 24,720 प्लस 0.6174, इसको ऐड कर देंगे। खाते में इसके इतने पैसे होंगे, 4 2 6 7 7 14, 4 और 1 5, 25,461, 25,461.60। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि किसी की बात समझ में नहीं आई तो एक बार फिर से समझ लीजिए कि रमेश ने खाते में 24,000 जमा कराए थे, जिस पर 12% वार्षिक दर लग रही थी, कितनी, 12%, किसकी, साल की। लेकिन अपन से क्वेश्चन किसका पूछा, 6 महीने का। 12% की दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित, त्रिमासिक यानी कि 12 में अपन 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12, कि 12 साल में 4 बार भाग लगे, 4 बार ब्याज लगेगा आप पे, 12 महीनों में 4 बार ब्याज लगेगा, तो एक वर्ष में 4 बार ब्याज लगेगा। यही बात मैंने आपको बताई, त्रैमासिक का मतलब होता है कि एक वर्ष में 4 बार, त्रिमासिक यानी कि 3 महीने, तो 12% वार्षिक दर। अपन नॉर्मल क्वेश्चन में 12% की 1 साल की दर होती है, तब त्रिमासिक में 3 का भाग दिया तो 4 महीने में, 4 बार आपको साल में ब्याज लगेगा। प्रति तिमाही ब्याज निकालेंगे तो अपन ने 12% में 4 का भाग दिया, 3% ब्याज की दर निकल के आई प्रति महीने की, यानी कि एक मंथ में आपको 3% ब्याज देना है। तो 6 महीने में 2 तिमाही हो गई, एक महीने में, क्योंकि हर 3 महीने में एक बार ब्याज लग रहा है, फिर 6 महीने की पूछेगा तो दूसरे तीसरे महीने में एक बार और ब्याज लगेगा, यानी कि 6 महीने में आपको 2 तिमाही ब्याज देना पड़ेगा, ये इसका मतलब होता है। तो अपन ने 12 में 4 का भाग दिया, 4 का भाग क्यों दिया, क्योंकि त्रिमासिक पूछा है, तो 3% ब्याज निकल के आया, हर महीने 3% ब्याज लगेगा। डायरेक्ट अपन ने इसको ऐसे भी कर सकते थे आप, 24,000 इंटू 103/100 इंटू 103/100, तो इससे क्वेश्चन आपका बहुत लेंदी हो जाता। या फिर आप करते तो देखिए 24, 3 जीरो से 2 और 1 3 जीरो चली गई,
नीचे आपके 10 बच गया 24। अब आपके ऊपर बचा कितना, ऊपर आपके ओनली 24 बचेगा, नीचे आपके 10। 24 इंटू 103 का स्क्वायर करते हैं, 3 और 3 6 हो जाते हैं, 106। तो 106 और 09 बटे में आपके 10। अब यहाँ से देखिए 9 चौको 36, लास्ट जो 6 आएगा 10 है तो पॉइंट आएगा। इस तरीके से जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रखे हैं आपके, तो आप या तो 24 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर जिस तरीके से मैंने बताया आपको, पहले 3% निकाला, ब्याज 720 आया, 720 को ऐड करके ये वैल्यू बनी, फिर इसका 3% निकाला, ये 714.6 ब्याज आया, इसको टोटल संख्या में जोड़ दी तो अकाउंट में इतने रुपए होंगे। क्योंकि ब्याज इसमें 3 महीने में जुड़ रहा है, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज जैसे ब्याज चल रहा है, ब्याज के ऊपर ब्याज, तो 3 महीने में राशि, पहले 3 महीने में इतनी होगी 24,720, फिर नेक्स्ट 3 महीने में इतनी हुई थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं लास्ट क्वेश्चन है आज का, बाकी के बच्चे वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक एक नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, बाकी का बच्चे क्वेश्चन उसमें हम आगे देखेंगे। कि आपको आयुष निधि की वर्तमान आयु का अंतर दे रखा है इतना, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योगफल 60 दे रखा है, यदि आयुष निधि से बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ये आपकी आयुष है, ये आपकी निधि है, ये आपके वर्तमान में आयु का अंतर कितना है। आज निधि और आप, निधि आपकी गर्लफ्रेंड हो, ये आप हो, ए से आप हो गए, निधि आपकी गर्लफ्रेंड। आप आज और आपकी आज की डेट में आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की एज का अंतर कितना, 14। तो आज से 5 साल पहले भी ये अंतर 14 रहा होगा और आगे 5 साल भी ये अंतर 14 रहेगा, अंतर समान रहेगा। लेकिन क्वेश्चन बोला है 5 साल पहले, 5 साल पहले आयु का योग कितना था, आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड थी निधि, इनका आयु का योग कितना था 5 साल पहले, 60। 5 साल पहले एज मालूम नहीं थी, लेकिन आयु का योग दे रखा था कितना, 60 है। 5 साल बाद यानी कि आज में आने के लिए 5 साल आपकी एज बढ़ेगी, 5 साल आपकी गर्लफ्रेंड की बढ़ेगी, यानी कि आज इन दोनों की एज का योग, आपकी और आपकी गर्लफ्रेंड की एज का योग कितना हो जाना चाहिए, 70। 5 साल पहले 60 था और आज वर्तमान में कितना होना चाहिए, 70, क्योंकि 5 साल आपकी एज बढ़ेगी, 5 साल आपकी गर्लफ्रेंड की एज बढ़ेगी, दोनों का एज का योग कितना होना चाहिए, 70। ठीक है, यदि आयुष निधि से बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। बस बता दिया आपको क्वेश्चन में कि कौन बड़ा है कौन छोटा। तो यहाँ से आयुष ही बड़ी है, मतलब आप बड़े हो आपकी गर्लफ्रेंड से। ठीक है, अंतर होना चाहिए 14 का, तो पहले तो 70 में से 14 घटाएंगे तो कितने आए आपके, 56। अंतर दे रखा है आपको 14 का, 56। अब 14 का टेबल सबको याद है, 14 एकम 14, तो 14 का अंतर चलता रहेगा, एक 28 होगा तो एक 14 का होएगा, एक 28 का होएगा तो एक 42 का होएगा, एक 42 का होएगा तो एक 56 का होएगा। अब इनमें देख ली दोनों की आयु का योग 70 किसका हो रहा है, 8 2 10, 8 4 12, 4 2 6, यानी कि 42 साल का तो आप होंगे और आपकी गर्लफ्रेंड होगी 28 साल की, तभी आयु का योग कितना निकल के आएगा, 70। तो निधि की वर्तमान आयु यही है, निधि की कितनी, 28। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो गया। 5 वर्ष पहले की पूछता, 5 वर्ष बाद की पूछता तो अपन जिसकी पूछता उसमें 5 ऐड कर देते या फिर 5 घटा देते। यहाँ निधि की वर्तमान पूछिए, वर्तमान में अपन देख रहे थे किस तरीके से मैंने क्वेश्चन किया, एक बार आप वीडियो को रिपीट करके जरूर देख लेना। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करने वाले बच्चों, इसी तरीके से तैयारी में लगे रहो। जिसको भी ये 16 के 16 क्वेश्चन में किसी को डाउट नहीं आ रहा हो, सारे क्वेश्चन समझ में आए हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने फ्रेंडों को जरूर शेयर करें। अगर सबने सारे क्वेश्चन 16 के 16 कर दिए तो हेड्स अप, कीप इट अप, बहुत अच्छी चल रही है आपकी तैयारी, ऐसी तैयारी करते लीजिए। आगे आने वाली वीडियो में कुछ लेवल हार्ड रखूँगा थोड़ा वीडियो का, तो एक बार मैंने लिस्ट में जाके आप वीडियो को देख लीजिए। मैंने 7 से 8 पेपर करा दिए हैं रेलवे एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के, तो आप उन वीडियो को भी जल्दी से देख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।